ओके, हेलो एवरीबॉडी। हम अपना लेक्चर एक्चुअली कंटिन्यू करते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर वन डायमेंशनल का हमारा डिस्कशन पिछले लेक्चर में पूरा नहीं हुआ था, तो लेट्स कंटिन्यू। मैं यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये दोनों लेक्चर्स जो हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले, इनको एक के बाद एक देखिए। और एटलीस्ट नहीं तो अगर आप पूरा लेक्चर पहले वाला फिर से नहीं देख सकते हैं तो उसके लास्ट के लगभग 5-7 मिनट जहाँ पे मैंने सीरीज सॉल्यूशन एक केस के लिए के इक्वल टू 1 केस के लिए डील किया था, फिर हमने चेक किया था सॉल्यूशन निकालने के बावजूद भी वो डाइवर्जेंट हो रहा है, लेकिन फिर उस डाइवर्जेंस को अवॉइड करने का तरीका क्या था वो मैंने जहाँ पर डिस्कस किया था। ओके, तो उस पार्ट को आप देख लें और उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें तो आपको शायद बेहतर समझ आएगा। तो लेट मी स्टार्ट। तो हमने केस फर्स्ट के इक्वल टू 1 केस डील किया था। उस केस में हमें एक सिंप्लीफिकेशन ये मिला था, A1 0 था, और A1 0 होने के कारण जो कोफिशिएंट्स के बीच रिकरेंस रिलेशन है A3 A5 A7 बाकी सारे कोफिशिएंट्स ऑड वाले वो भी जीरो हो गए। लेकिन इस केस में k इक्वल टू 0 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो रिकरेंस रिलेशन जो है पहले k की वैल्यू रख के हमारा इस तरह से रिड्यूस हो जाता है, -AR लैम्डा -1 -2R अपॉन R+2 इंटू R+1। तो A0 और A1 दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो हमारी सारी सीरीज़ एटलीस्ट अभी हमारे लिए सर्वाइव करने वाली हैं, इवन कोफिशिएंट्स भी और ऑड भी। इनफैक्ट कुछ कोफिशिएंट्स अगर आप यहाँ से कंप्यूट कर लें, R को अलग अलग वैल्यू देके, R को 0 रखेंगे तो A2 निकलेगा, R को 1 रखेंगे तो A3 निकलेगा, सिमिलरली R को 2 रखेंगे तो A4 निकलेगा, और फिर A2 की वैल्यू जो आपने पिछले स्टेप में निकाली है उसको सब्स्टिट्यूट करके A4 को आप A0 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली A5 को इनिशियली A3 के टर्म में और फिर A3 को आप A1 के टर्म में पहले कर चुके हैं तो A5 को A1 के टर्म में, एंड कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस A6 को भी फिर आप A0 के टर्म में, यहाँ मैंने डायरेक्टली ये रिजल्ट लिखा है, फिर A7 को A0 के टर्म में, और यहाँ से तो आपको पैटर्न भी दिखने लग जाएगा, इतने आप लिख दें तो आपको पैटर्न दिख जाएगा। तो इस रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करके कोफिशिएंट्स के बीच का दो छोड़ के जो कोफिशिएंट्स हैं, ओके, A0 को A2 से, A2 को A4 से, एंड सो ऑन, तो वहाँ से ये सारे कोफिशिएंट जो हैं या तो A0 या A1 के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगेन हम अपना सीरीज सॉल्यूशन फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने जो सपोज किया था कि सीरीज सॉल्यूशन इज ऑफ द फॉर्म जाई के समेशन ओवर आर AR जाई टू द पावर आर, ये हमने सपोज किया था, लेकिन इस केस में k 0 है तो ये बाहर जो जाई की पावर्स हैं 2000 पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स 0 मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मैंने यहाँ जो ये सीरीज़ है इसे दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करके लिखा है, कुछ टर्म्स ऊपर कुछ टर्म्स नीचे। ये इस तरह से है, A0 प्लस A1 जाई प्लस A2 जाई स्क्वायर प्लस A3 जाई क्यूब प्लस A4 जाई 4 प्लस A5 जाई 5 एंड सो ऑन। ओके, ये डिस्कशन को करने में ईजी रहेगा। ऊपर की जो सीरीज़ है इसे मैं इवन सीरीज़ कहूँगा और नीचे की जो सीरीज़ है मैं इसे ऑड सीरीज़ कहूँगा। ओके, तो इस तरह से मैंने लिखा है। अब ये कोफिशिएंट्स आपने जो निकाले थे अपार्ट फ्रॉम A0 और A1 बाकी सारे उनके टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हैं, तो वो वैल्यूज़ अगर आप रिटर्न कर दें तो यही एक्सप्रेशन इस प्रकार का बनता है। F का जो एक्सप्रेशन है ये इवन सीरीज़ है, इन सब को आप कोफिशिएंट्स को A0 के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो A0 ओवरऑल कॉमन, और ये टर्म्स इस प्रकार के हैं 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल 2 जाई स्क्वायर, अगले में लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 5 जाई 4 ओवर फैक्टोरियल 4, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 9 फैक्टोरियल 6 जाई 6, और सिमिलरली जो ऑड वाले थे उन सब में A1 कॉमन और जाई, और अगला टर्म लैम्डा माइनस 3 जाई क्यूब्ड अपॉन फैक्टोरियल 3, अगला टर्म लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 ओवर फैक्टोरियल 5 जाई 5 एंड सो ऑन। ऑल्टरनेटिवली साइन भी चेंज हो रहा है प्लस माइनस। ओके, तो अब मैं सिंबॉलिक फॉर्म में इन दोनों सीरीज़ को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। ये जो इवन वाले हैं इसको मैं लिख रहा हूँ, इसका पर्टिकुलर nth टर्म को हम Sn कहें तो ये सीरीज़ इस तरह की, अच्छा, समेशन ओवर n Sn, n रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी या फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, माना आप 1 से काउंट कर रहे हैं, सिंपली सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। और सिमिलरली ये जो नीचे वाली सीरीज़ है इसके टर्म को मैं Tn कहूँ, nth टर्म को, तो ये, तो अभी जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में है। ओके, लेकिन इन दोनों सीरीज़ का एनालिसिस एक इस तरह से करते हैं, आप इंडिविजुअली इस सीरीज़ के लिए भी, S सीरीज़ के लिए भी, और इंडिविजुअली T सीरीज़ के लिए भी, अगर उस सीरीज़ के कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालें, मतलब Sn+1 अपॉन Sn, या नीचे वाली सीरीज़ के लिए Tn+1 अपॉन Tn, एक टर्म और उससे अगले टर्म का रेशियो निकालें, जैसा हमने पिछले केस में भी किया था, तो आप पाएंगे वो रेशियो कितने के बराबर है। जाई की पावर चाहे आप इस सीरीज़ में जाएं चाहे इस सीरीज़ में जाएं, नेक्स्ट टर्म पे जाके 2 बढ़ जाती है, तो सीरीज़ रेशियो में जाई स्क्वायर का एक फैक्टर आएगा। ओके, और उसके अलावा जो बाकी पार्ट है, एक में कोफिशिएंट AR+2 है, एक में AR है। ओके, इस सीरीज़ में भी बस डिफरेंस ये है, यहाँ इनका नाम A5 और A3 है, यहाँ इनका नाम A4 और A2 है, लेकिन जो जनरल अगर आप उनको कहें तो एक AR+2 है और एक है AR, तो सिंपली रेशियो इस फॉर्म का है। ओके, सीरीज़ के, चाहे इस सीरीज़ के लिए चाहे इस सीरीज़ के लिए, और AR+2 अपॉन AR, ये जो रिकरेंस रिलेशन फॉर कोफिशिएंट्स है, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू कैप्चर कर सकता हूँ, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की और मुझे ये एक्सप्रेशन मिला। ये पिछली बार के एक्सप्रेशन की तरह है जो हमने पिछले केस में किया था। अगेन इस रेशियो को हम तब देख रहे हैं व्हेन R इज़ लार्ज,
जाई पावर 4 या जाई पावर 6 के लिए नहीं, आप सोचिए जाई की हायर पावर्स के लिए, चाहे इवन सीरीज़ में चाहे ऑड सीरीज़ में। तो अगर इफ़ आर इज़ वेरी वेरी लार्ज, और इतना लार्ज है कि उसके मुकाबले आप 1 को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, और वो जो लैम्डा जो अभी तक वैसे अननोन ही है लेकिन वो फाइनली एक कांस्टेंट होगा, तो आर अगर उनको एक्सीड कर जा रहा है बाई वेरी लार्ज अमाउंट, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, इसको 2r और इसको भी r और इसको भी r। तो इन दैट केस द रेशियो फॉर द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ ईदर ऑफ दीज सीरीज गोज लाइक 2/r टाइम्स जाई स्क्वायर। और r के बजाय अगर इसे आप n के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, n से मेरा मतलब है सीरीज का कौन सा टर्म, r है सीरीज की ही बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप पावर के टर्म में देख रहे हैं। इस जैसे इस टर्म के लिए r की वैल्यू 2 है, इस टर्म के लिए r की वैल्यू 4 है, इस टर्म के लिए r की वैल्यू 6 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, फोर्थ, ये एस वाली सीरीज के लिए और सिमिलरली ये टी वाली सीरीज के लिए। तो उसी आंसर को आप आर के बजाय एन के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो r/2 इज रफली इक्वल टू एन। अगेन +-1 +-2 के फैक्टर्स को आपने ओमिट कर दिया बिकॉज r इज वेरी लार्ज, तो r/2 के बजाय आप n भी लिख सकते हैं। तो इस सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो है इधर दिस सीरीज और दिस सीरीज, इट इज़ लाइक जाई²/n। अब आप अपना पिछला वाला डिस्कशन आप फिर से देखें, जो केस फर्स्ट में हमने किया था, ये तो जो बिहेवियर है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ये रेशियो, ये तो e⁻⁻² का बिहेवियर होता है, और e⁻⁻² बाई इटसेल्फ डाइवर्जेंट है, और प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म नहीं हो रही है। अगर हम अपना टोटल वेव फंक्शन भी देखें, साई हमारा है f e⁻⁻²/2 एसिम्प्टोटिक बिहेवियर हमने पता किया था। अगर f का बिहेवियर e⁻⁻² की तरह हो गया तो ये जो कंपनसेटिंग एक पार्ट था जो कि इन्फिनिटी पे जाके हमारे वेव फंक्शन को जीरो बनाने के लिए बैठा हुआ है, वो भी वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवरऑल पावर फिर e⁻+जाई²/2 हो जाएगी। तो f की अगेन ये फॉर्म्स जो हमें मिली हैं, चाहे ये सीरीज़ चाहे ये सीरीज़ अगर अपने आप में भी रहें तो ये सीरीज़ भी हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। ये दोनों सीरीज़ क्या हैं? डाइवर्जेंट। ओके, तो सो नीदर ऑफ दीज सीरीज़ SN या TN जो सीरीज़ है उसको आप इन्फिनिटी तक रन करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये f का आंसर जो है इट इज़ नॉट जस्ट ए मैथमेटिकल आंसर, ये एक वेव फंक्शन है। ओके, वेव फंक्शन का सॉल्यूशन का पार्ट है, तो इसको डाइवर्जेंट होने की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। तो अब कैसे इससे बचने का रास्ता कुछ दिख रहा है? बचने का रास्ता वही है जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, यहाँ पे और आप आराम से देख सकते हैं। ये वाली सीरीज़, आप दोनों सीरीज़ की बात अभी अलग अलग करें, ये जो ऊपर वाली सीरीज़ है इवन सीरीज़ S वाली, इसके टर्मिनेट होने का तरीका ये है, आप नहीं चाहते हैं ये सीरीज़ इन्फिनिटी तक जाए, तो इसके टर्मिनेट होने का तरीका यह है, या इसे चॉप करने का तरीका ये है कि लैम्डा की वैल्यू या तो 1 हो जाए, तब तो इस सीरीज़ इसी टर्म से ख़त्म हो जाएगी, या लैम्डा की वैल्यू हो जाए 5, तब इस टर्म से ख़त्म हो जाएगी, या लैम्डा की वैल्यू हो जाए 9, तब इस टर्म से ख़त्म हो जाएगी। तो इस सीरीज़ को बचाने का तरीका, बचाने से मतलब डाइवर्जेंस से बचाने का तरीका, लैम्डा या तो 1 या 5 या 9। और सिमिलरली ये जो टी वाली सीरीज़ है उसको बचाने का तरीका या तो लैम्डा 3 हो, तब सीरीज़ इस टर्म से ख़त्म हो जाएगी, या लैम्डा 7 हो या लैम्डा 11 हो, एंड सो ऑन। तो ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है कि इवन सीरीज़ को टर्मिनेट करने का तरीका यह है लैम्डा इनमें से एक कोई वैल्यू पिक कर ले या इस वैल्यू पे हो, ऐसा बोलना चाहिए, और ऑड सीरीज़ को टर्मिनेट करने का ये तरीका है। लेकिन अभी भी समस्या ये है, सॉल्यूशन तो कुल मिला के इस केस का ये दोनों मिला के मिला है, ये और ये, तो फिर लैम्डा की आपको एक पर्टिकुलर एक वैल्यू पिक करेंगे भी तो एक सीरीज़ तो टर्मिनेट हो जाएगी अप्रोप्रिएट वैल्यू पे, लेकिन दूसरी सीरीज़ तो इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करेगी। तो फिर यहाँ से अभी भी हम कैसे बच के निकल पाएंगे? हमें कैसे वेल डिफाइंड फाई जो कि हर जगह फाइनाइट है ऐसा कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको थोड़ा सी इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। माना इस केस का जो हमारा f का सॉल्यूशन है, मैं उसे f2 लिखता हूँ, ये f, और ऊपर वाली सीरीज़ को इस समय मैंने विदाउट समेशन पूरी सीरीज़ का नाम सिंपली SN रख दिया और दूसरी सीरीज़ का नाम TN। अगर आप पिछले केस का सॉल्यूशन k = 1 केस का हमारा सॉल्यूशन चेक करें, वो एक्चुअली ये TN वाली ही सीरीज़ है, एग्जैक्टली यही है, बस एक डिफरेंस है, वहाँ कांस्टेंट का नाम शायद A0 रहा होगा। ओके, लेट मी चेक। हाँ, ये यही सीरीज़ है, A0 को आप सब जगह से कॉमन ले लो और जाई की एक्स्ट्रा पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो जाई माइनस जाई क्यूब जिसके साथ लैम्डा -3/3 एंड सो ऑन है, कांस्टेंट बाहर, जाई माइनस जाई क्यूब लैम्डा -3/3 एंड सो ऑन। तो जिनको मैं SN और TN कर रहा हूँ, इस केस में तो हमें सॉल्यूशन SN + TN टाइप का मिला। ओके, F2 जो पिछला केस था उसमें आपको सॉल्यूशन जिसे मैंने F1 लिखा है वो केवल TN था, कांस्टेंट का नाम अदला बदली था, बट अदरवाइज सॉल्यूशन यही था। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मोस्ट जनरली इसके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, और सॉल्यूशंस को अगर हम सुपरपोज करें तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इक्वेशन लीनियर है F में, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं
F2 को मैं F1 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, और आप सीधे सीधे इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, तो आप केवल Sn कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बाई इटसेल्फ Sn भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। आप इस लेवल पे आए, आपको लग रहा है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन Sn वाली सीरीज और Tn वाली सीरीज एक साथ लेने पड़ेगी, पर जो हमने पिछला सॉल्यूशन किया था उसने मुझे बताया अपने आप में ये Tn वाला पार्ट एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो अपने आप में जो Sn वाला पार्ट है ये भी एक सॉल्यूशन होगा। तो अब हमारे बचने का रास्ता निकल गया। बचने का रास्ता ये है, हम एक सीरीज को तो पूरी तरह से खत्म कर देंगे इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन यहीं से में निकल जाएंगे मेरे सारे, लेकिन अब जो मैंने आर्ग्यूमेंट किया उसके बेसिस पे बस मेरे को ये कंक्लूड करना है, मैं अपने आप में ये सीरीज भी मुझे सॉल्यूशन दे सकती है और अपने आप में नीचे वाली सीरीज भी, इवन और ऑड सीरीज अपने आप में सॉल्यूशंस हैं, उनका सम तो है ही सॉल्यूशन, लेकिन अपने आप में भी वो सॉल्यूशंस हैं। तो अब मेरे को दोनों सीरीज को इन्फिनिटी होने से बचाना है, तो वो इन्फिनिटी होने से हम बचाएंगे ऐसे, मैं डायरेक्टली आंसर कोट करता हूँ। से मैं A1 को 0 ले लेता हूँ, A1 एक कांस्टेंट है बट से वो A1 0 है, तो ये सीरीज़ तो पूरी ही खत्म हो गई, तो इसके तो डाइवर्जेंस का इशू आया ही नहीं। और इस सीरीज़ को मैं कहीं पे चॉप कर दूंगा इवन सीरीज़ को, कैसे, या तो लैम्डा 1 लेके या 5 लेके या 9 लेके, कोई एक ही वैल्यू लेके, तो केवल लैम्डा जो पर्टिकुलर वैल्यू लेगा उसके हिसाब से ये सीरीज़ कहीं पे चॉप हो जाएगी, और इस सीरीज़ को हमने पूरा सप्रेस कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया है, किस चॉइस से, A1 0। और दूसरा केस ये हो सकता है, मैं इस सीरीज़ को पूरा सप्रेस कर दूं, कैसे, A0 को 0 लेके। मैं पीछे तक कहता आया हूं कि A0 को हम 0 नहीं लेते हैं, पर इस केस में ले सकते हैं क्योंकि A0 को 0 लेने के बाद भी हमारा सॉल्यूशन बच रहा है। ओके, तो A0 को 0 लिया, E1 की डाइवर्जेंस की हमें चिंता ही नहीं करनी है, वो तो सीरीज़ ही खत्म हो गई। ये ऑड वाली सीरीज़ अभी भी डाइवर्जेंट हो सकती है, लेकिन अगर अब लैम्डा 3 हो या 7 हो या 11 हो, तो ये सीरीज़ भी किसी मैक्सिमम जाई की किसी पावर पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, सो आवर जॉब वुड बी डन। ओके, सो इन ईदर केस, चाहे आप इस सीरीज़ को बचाएं चाहे इसको, आपके पास केवल एक पॉलिनोमियल बचेगा। तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे कोट किया है, हमारे बचने का तरीका, द वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इधर सेलेक्ट A1 इक्वल टू 0 और उसके साथ लैम्डा इनमें से कोई एक वैल्यू पिक करे, या तो 1 या 5 या 9 एंड सो ऑन। और उस केस में जो आपका एफ जाई बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, केवल इस ऊपर वाली सीरीज से आएगा, इवन सीरीज से। A0 कोई भी जनरल टर्म इसका इस प्रकार का है, समथिंग इंटू जाई की पावर 2 प्लस समथिंग इंटू जाई की पावर 4 प्लस समथिंग इंटू जाई की पावर 6। तो आपका उस केस का आपका जो एफ है वो इस प्रकार का कंस्ट्रक्ट होगा, लेकिन ये सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है, कहीं पे जाके खत्म हो जाएगी। इफ एन इवन पॉलिनोमियल, इसमें केवल जाई की इवन पावर्स हैं, इसीलिए मैंने ये ई लिखा है। तो इस चॉइस के साथ A1 को 0 लो और लैम्डा इनमें से कोई एक वैल्यू एज्यूम कर ले, तो f के साथ जो इश्यू था वो रिजॉल्व हो रहा है। f एक इवन पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो जाएगा, पॉलिनोमियल डाइवर्जेंट नहीं होता है। ओके, उसको मुझे और प्रॉपर बोलना चाहिए, f का डाइवर्जेंट बिहेवियर अगर होगा भी, तो ये वाला जो हमारा फैक्टर है e⁻⁻² एक्सपोनेंशियल किसी भी पॉलिनोमियल से ज़्यादा रैपिडली ग्रो या डिके करता है, तो ये वेव फंक्शन की इन्फिनिटी वाले बिहेवियर को जीरो की ओर ले जाएगा, जो उसे राइज नहीं होने देगा कि वो लगातार बढ़ता रहे। ये तो पॉलिनोमियल सॉल्यूशन आपको मिल गया। और दूसरी चॉइस ये हो सकती है, आप A0 को 0 रख दें, A0 ये ऊपर की पूरी सीरीज सप्रेस कर दी और नीचे की सीरीज अभी रहेगी, लेकिन लैम्डा की अप्रोप्रिएट वैल्यू हो तो वो सीरीज भी कहीं पे चॉप हो जाएगी, वो भी पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इस समय पॉलिनोमियल का नेचर कैसा है, नीचे वाला अगर होता है जाई या समथिंग इंटू जाई क्यूब या समथिंग इंटू जाई 5 एंड सो ऑन, इसमें जाई की केवल ऑड पावर्स हैं, ओनली ऑड पावर्स ऑफ जाई। तो ये सॉल्यूशन कैसा है, ऑड। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, हमारे सॉल्यूशन एक्चुअली दो क्लासेस में बढ़ रहा है, इवन एंड ऑड। हमने पोटेंशियल वेल किया था फाइनाइट इनफाइनाइट, वहाँ भी ऐसा हुआ था, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही कह दिया था भाई पोटेंशियल तो इवन है, तो सॉल्यूशंस या तो इवन होंगे या ऑड टाइप के होंगे। तो वो इवन या ऑड जो है सॉल्यूशन का नेचर, वो ये एफ ही तो कंट्रोल कर रहा है। सॉल्यूशन हमारा ओवरऑल एफ इंटू e⁻⁻² है, ये फंक्शन तो अपने आप में इवन है e⁻⁻²। तो फिर ओवरऑल सॉल्यूशन को इवन या ऑड उसको कौन कंट्रोल करेगा, एफ इवन होगा तो साई इवन होगा, एफ ऑड होगा तो साई ऑड होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एफ की आपको जो चॉइसेस मिल रही हैं, दो क्लासेस ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एफ इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए। और लैम्डा की वैल्यूज़ पे अब ध्यान दीजिए, लैम्डा की मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है ओवरऑल, दोनों को इकट्ठा करके हम देख रहे हैं, लैम्डा की मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो 1 है। अगर लैम्डा बराबर 1 होगा तो ये सीरीज़ तो अपने आप से रुक सकती है, क्योंकि इसके हायर टर्म्स बचे नहीं रहेंगे और इस सीरीज़ को हम उस समय सप्रेस कर देंगे। तो ये
लेकिन लैम्डा की अगली जो वैल्यू पॉसिबल है वो है 3, वो यहाँ से नहीं, यहाँ से तो लैम्डा बराबर 5 पता लग रहा है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्डा बराबर 3 के लिए, लैम्डा बराबर 3 के लिए नीचे वाली सीरीज़ का एक टर्म सर्वाइव करता है, और ऊपर वाली सीरीज़ को अगर हम उस समय सप्रेस कर दें A00 लेके तो भी सॉल्यूशन हमारा प्रॉपर रहता है। और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो अगेन 5। तो जो लैम्डा जो वैल्यूज़ पिक कर रहा है वो इस तरह से पिक कर रहा है कि एक बार ये सीरीज सर्वाइव करती है E1 वाली, ओके, अप टू सम टर्म्स, और एक बार ऑड वाली अप टू सम टर्म्स, और फिर E1 वाली ऑड वाली। तो इसका मतलब जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, ये लैम्डा की सक्सेसिव वैल्यूज़ के लिए E1 ऑड टाइप के, ये कैरेक्टर आपको वेल में भी देखने को मिला था। वेल में ग्राउंड स्टेट E1 होती है, फिर अगली ऑड, तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। और लैम्डा की अगर आप सारी वैल्यूज़ को एक साथ कलेक्ट करें तो जरा देखें तो लैम्डा की सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, एक वैल्यू 1 और फिर 3 और फिर 5 और 7, E1 ऑड, लेकिन 1 3 5 7 9 11 ये तो ऑड नंबर्स हैं। तो द अलाउड वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर फाइनाइट सॉल्यूशंस इवन या ऑड मिला के वो किस प्रकार की हैं, ऑड नंबर्स। सो लेट मी कलेक्ट ऑल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ। फाइनली अब हम सारी इंफॉर्मेशन इवन ऑड पॉलिनोमियल सब कुछ कलेक्ट करके अपना आंसर यहाँ पे लिखने वाले हैं। लैम्डा फॉर फाइनाइट सॉल्यूशंस हमें पता लग गया, लैम्डा मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2n+1 वेयर n इज ईदर 0 और 1 और 2। ओके, n 0 होगा तो लैम्डा 1 होगा, n 1 होगा तो लैम्डा 3 होगा, 2 होगा तो 5 होगा, एंड 7। तो फाइनाइट सॉल्यूशंस की डिमांड ऑटोमेटिकली हमें यहाँ ले आई कि लैम्डा इसी नेचर का होना चाहिए। ओके, लैम्डा की वैल्यू डिस्क्रीट हो चुकी है, लैम्डा कुछ खास वैल्यू पिक कर सकता है, और क्योंकि लैम्डा डिस्क्रीट हो चुका है, लैम्डा का क्वांटाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। लैम्डा मैंने इस वेरिएबल का नाम रखा था 2e/h×ω जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था इक्वेशन का, तो इसका ये मिला रिलेशन, और यहाँ से आप e की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको हम फाइनली इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे n+12 h×ω या h न्यू। और e के साथ मैंने ये n जो है जिसे हम क्वांटम नंबर कहेंगे इस केस का, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्वांटम नंबर, वो मैंने अटैच कर दिया क्योंकि एनर्जी की वैल्यू इस n पे डिपेंड करेगी। बट रिमेंबर इस केस में हमारा एक क्वांटम नंबर 0 से शुरू हो रहा है। ओके, तो द अलाउड वैल्यूज ऑफ n रन फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। तो जो एनर्जी है उसका क्वांटाइजेशन फिर से मिला है हमें। फिर से जरा इसे ट्रेस बैक करने की कोशिश करें, ये एनर्जी का क्वांटाइजेशन क्यों मिला? एनर्जी का क्वांटाइजेशन मिला क्योंकि लैम्डा का क्वांटाइजेशन था। ये लैम्डा का क्वांटाइजेशन क्यों हुआ या क्यों ज़रूरी था? अदरवाइज ये सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाती। सीरीज़ के डाइवर्जेंट होने में क्या प्रॉब्लम थी? वेव फंक्शन डाइवर्जेंट हो जाता। हमने जब ये डिमांड की कि वेव फंक्शन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इन्फिनिटी पे जाके द वेव फंक्शन मस्ट वैनिश, मस्ट टेंड टू 0, तो उसी डिमांड ने ये सब कुछ हमें दिया कि लैम्डा का क्वांटाइजेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अगेन क्वांटाइजेशन का रीज़न क्या रहा? वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस। जो बाउंड्री कंडीशंस हैं इस समय फाइनाइटनेस ऑफ वेव फंक्शन या वैनिशिंग ऑफ वेव फंक्शन एट स्पैटियल इन्फिनिटी, जाई या एक्स जब प्लस माइनस इन्फिनिटी बन रहा है तो वेव फंक्शन का 0 होने की डिमांड जो है उसी ने हमें एक क्वांटाइजेशन के स्टेप पे लाके छोड़ा है। तो क्वांटाइजेशन मैंने पहले से कहा है, क्वांटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा जिन सिस्टम्स में, क्वांटाइजेशन का रीज़न बाउंड्री कंडीशंस ही पाएंगे आप। ओके, फ्री पार्टिकल में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने की गुंजाइश नहीं थी, वहाँ क्वांटाइजेशन नहीं मिला, बाकी जगह क्वांटाइजेशन अपीयर्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। अब इन रिजल्ट्स को मैंने एक यहाँ पे कंपाइल किया, इनफैक्ट मैंने एक प्रॉपर टेबल नहीं बनाई, बट लेट्स गो ऑन। n = 0 केस देखें, क्वांटम नंबर n की वैल्यू अगर 0 हो तो लैम्डा जो फैक्टर है उसकी वैल्यू बनेगी 1, और उस समय आप इन A0 और A1 में से किस वाले को सप्रेस करना चाहेंगे? लैम्डा = 1 बन रहा है तो ये सीरीज़ तो अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगी इस टर्म के बाद, तो इस वाली सीरीज़ को रोकना है। इस वाली सीरीज़ को, पूरी सीरीज़ को रोकने का तरीका है A1 को क्या ले लो? 0। ओके, तो वी पिक A1 = 0, और तब जो हमारा F बचता है उसी सीरीज़ में आप देखें ये सीरीज़ पूरी खत्म हो गई और लैम्डा बराबर 1 है, तो ये सीरीज़ में भी केवल एक टर्म सर्वाइव कर रहा है, A0 × 1, तो हमारा जो F है वो है A0। ओके, सिंपली F इज A0। और एनर्जी की वैल्यू आप n = 0 के करस्पॉन्डिंग निकालें, 0 रखा, ½ h×ω। सिमिलरली n = 1 के लिए आप फिर वो पिछले पेज पे जो चीज़ें हैं उनको और यहाँ पे से लैम्डा और e के एक्सप्रेशन को देखें तो आपको ये पता लगेगा लैम्डा की वैल्यू 3 होती है। एक सीरीज़ को पूरी तरह खत्म करने के लिए आपको A0 0 लेना पड़ता है। इस समय इवन सीरीज़ को आप सप्रेस कर देंगे पूरी तरह और ऑड सीरीज़ को चॉप कर देंगे, और ऑड सीरीज़ को चॉप करने के बाद जो टर्म बचता है, केवल एक टर्म बचता है, A1 × जाई, इवन ऑड। ओके, जाई पावर 0, जाई पावर 1, और करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू है 3/2 h×ω। ओके, n = 2 के लिए कैलकुलेशन करें, लैम्डा बनता है 5। अगेन A1 को 0 वाली चॉइस आपको लेनी पड़ती है। जो आपका F का सॉल्यूशन है वो इस समय 1 - 2 जाई स्क्वायर टाइम्स द कांस्टेंट A0,
अगेन जाई पावर 0 और जाई स्क्वायर वाले टर्म आ रहे हैं, इवन पॉलिनोमियल, मैक्सिमम जाई 2 तक जा रहा है। ओके, एनर्जी की वैल्यू आप कंप्यूट करें यहाँ से 5/2 h क्रॉस ओमेगा, और लास्ट में मैंने यहाँ जो शो किया है आप और आगे तक कर सकते हैं, n = 3 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा 7, पिक a0 = 0, सर्वाइविंग पॉलिनोमियल जो है वो अब ऑड है, जाई और जाई क्यूब है उसमें। ओके दिस, और एनर्जी की वैल्यू ये है ये। अब ये जो कलेक्शन ऑफ ये सॉल्यूशंस है f, इनका एक बहुत खास नाम है फिजिक्स में। अगर मैं इन कॉन्स्टेंट्स को अप्रोप्रिएटली फिक्स कर दूं a0 a1 को, तो इनको हम हर्माइट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बट पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान ये रखें, a0 की वैल्यू हर केस के लिए सेम नहीं होती है और a1 की वैल्यू हर केस के लिए सेम नहीं होती है। वो कैसे डिसाइड करते हैं मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्स्टेंट्स, आप कॉन्स्टेंट्स को अप्रोप्रिएट वैल्यू देंगे तो ये जो आपने आंसर्स निकाले हैं यही हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, हर्माइट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अब इसको आप इस तरह से समझिए, जहाँ पे से मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया था, ये थी हमारी इक्वेशन, f की इक्वेशन ये थी, और मैंने वहीं पे ये कोट करके लिखा था कि इसको ऐसा समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, लैम्डा -1 की जगह आप 2n। ओके, वो समझ क्यों लेते हैं, आपने यहाँ से लैम्डा निकाला 2n + 1, तो लैम्डा -1 की जगह 2n रख तो सकते हैं। तो अब लेकिन ये हमें बाद में पता लग रहा है, जब हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया, एक बार एटलीस्ट आपने सॉल्व कर दिया तो आपको पता लगा इस इक्वेशन के फाइनाइट सॉल्यूशंस कब मिलते हैं, जब लैम्डा -1 किस फॉर्म का हो, 2 × n, जहां n खुद 0 1 2 हो सकता है। तो इसलिए फिजिक्स में आपको ये इक्वेशन मिले, या सीधे सीधे कभी कभी ये इक्वेशन मिल सकती है, तो आप बार बार इसका सॉल्यूशन करने नहीं निकलते हैं। आपने सीरीज सॉल्यूशन मेथड से एक बार सॉल्व कर दिया, आप इस इक्वेशन को का नाम कहते हैं हर्माइट इक्वेशन। यहाँ मैंने वेरिएबल्स का नाम चेंज किया है, y - 2y' x + 2ny। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, लेकिन ये इक्वेशन आपको फिजिक्स में किसी भी कहीं पे भी मिले तो आप सीरीज सॉल्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट एक बार अगर आपने कर रखा है, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ भी इनफैक्ट हम लोगों ने निकाली रहती हैं इन मैथमेटिकल फिजिक्स कोर्सेज, तो फिर सीधे आप कोट करते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है हर्माइट पॉलिनोमियल, जिसको हम hn से रिप्रेजेंट करते हैं, nth ऑर्डर का हर्माइट पॉलिनोमियल, n की किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग का, n = 0 की बात कर रहे हैं कि 1 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं। ओके, तो हर्माइट पॉलिनोमियल एक तरह का स्पेशल फंक्शंस है, जैसे मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था, स्पेशल फंक्शंस आर नथिंग मोर देन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फिजिक्स मैथमेटिक्स में बार बार आती हैं, तो उनके सॉल्यूशंस हमने ऑब्टेन करके रखे हुए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रखा है। तो जब जब वो इक्वेशंस हमें इनकाउंटर होती हैं, हम सीधे, हमें याद ना भी हो वो जो रेफरेंस बुक्स को उठा के सीधे उनके सॉल्यूशंस लिख देते हैं, अरे इसका सॉल्यूशन तो ये हर्माइट पॉलिनोमियल है, और हर्माइट पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ से कोट करके उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो दीज आर स्पेशल फंक्शंस। तो एक स्पेशल फंक्शन से आपकी मुलाकात हो गई है, कुछ और आपके पास आएंगे अभी इसी सिलेबस में, और उसके अलावा मैथमेटिकल फिजिक्स में तो बहुत सारे स्पेशल फंक्शंस आते हैं, लेजांद्रे, एसोसिएटेड लेजांद्रे, उसके अलावा लेगोरी पॉलिनोमियल्स, और फिर बेसल्स, और वो भी हैं फंक्शंस। तो बेसिक आइडिया उसका यही है, एक स्ट्रक्चर की इक्वेशन बार बार फिजिक्स की कई ब्रांच में मिल रही है, तो एक बार उसे सॉल्व करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपाइल करके रख दिया और कह दिया ये जो है इसका सॉल्यूशन एक स्पेशल फंक्शन है। तो वैसे ही ये इक्वेशन जब भी हमें दिखेगी फिजिक्स में, हम सीधे कोट कर लेंगे दिस। तो अगर आपने हर्माइट पॉलिनोमियल पहले किया रहता, तो जैसे ही आपको ये इक्वेशन मिली, आप कहते अरे इसके तो फाइनाइट सॉल्यूशन तभी मिलते हैं जब लैम्डा -1 कितने के बराबर हो, 2n के बराबर, और तब इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल्स। ओके, और मैंने यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फॉर सम लो वैल्यूज ऑफ n यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, n = 0 होता है तो हर्माइट पॉलिनोमियल जो डिफाइंड होता है वो 1 के बराबर होता है। आप चेक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, इसको आप एक इक्वेशन ना सोचें, इसको आप सोचें n की अलग अलग वैल्यू के लिए ये पूरी एक फैमिली ऑफ इक्वेशंस हैं, लेकिन उस पूरी फैमिली के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम hn x कह देते हैं या hn जाई, डिपेंडिंग ऑन योर वेरिएबल। अगर n = 0 है तब जो सॉल्यूशन है आप चेक कर सकते हैं, आप सिंपली अपने y की जगह 1 ले लीजिए, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। n की जगह 1 लो, लास्ट वाला टर्म बनेगा 2 × 1 × y, दैट इज 2y। इक्वेशन सेटिस्फाई होगी 2 × जाई या 2 × x से, आप चेक कर सकते हैं। n की जगह 3 हो, लास्ट टर्म 6y हो, तो उस समय सॉल्यूशन ये 4xi² - 2 या 4x² - 2 इन दिस केस, एंड सो ऑन। तो ये हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, तो आप इसको और इनको कंपेयर कीजिए, जो हमने f के सॉल्यूशन निकाले थे, नॉन डाइवर्जेंट सॉल्यूशन जो लास्ट में बचे, और ये एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ हैं। n = 0 के लिए a0 और यहाँ 1, इसका मतलब a0 को हमने 1 पे सेट किया है। अगला n = 1 के लिए a1 जाई, और हर्माइट पॉलिनोमियल 2 जाई होता है, मतलब a1 की वैल्यू इसको सेट किया इस समय 2 पे। अगला वाला है हमारा वाला सॉल्यूशन a0 1 - 2xi², 4xi² - 2, इसका मतलब हमने a0 को -2 सेट किया है। तो a0 की वैल्यू हर केस में सेम नहीं है, तो ये, बट
ओवरऑल जो हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं अपार्ट फ्रॉम दीज सेटिंग दीज कॉन्स्टेंट्स दे आर दी हर्माइट पॉलिनोमियल्स। अब हर्माइट पॉलिनोमियल के को एग्जैक्टली आपको अगर आपने ये सॉल्यूशन भी निकाला है, आप एग्जैक्ट हर्माइट पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं, उसका तरीका आपको इस टेबल से क्लिक करना चाहिए। जाई की जो हाईएस्ट पावर होती है हर्माइट पॉलिनोमियल में, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो 2 पावर n होता है। यहाँ कोफिशिएंट 2 पावर 0, यहाँ कोफिशिएंट 2 पावर 1, यहाँ कोफिशिएंट 2 पावर 2, यहाँ कोफिशिएंट 2 पावर 3। तो इसको यूज़ करके आप हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को फिक्स कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको a0 a1 की वैल्यू हर केस के लिए अलग अलग पता लग जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन अराइव फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। बट दीज आर दी हर्माइट पॉलिनोमियल्स, ओके। अच्छा, अब हर्माइट पॉलिनोमियल जैसे मैं कह रहा था मैथमेटिकल फिजिक्स कोर्सेज में पूरा डिवोटेड होते हैं कि आप हर्माइट पॉलिनोमियल्स की सारी प्रॉपर्टीज स्टडी करें। तो हर्माइट पॉलिनोमियल या कोई भी स्पेशल फंक्शंस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जैसे स्टडी करते हैं हम, उनमें रिकरेंस रिलेशन होते हैं। रिकरेंस रिलेशन अगर मैं बहुत रफली बोलूँ से HN और HN+1 का रिलेशन, nth ऑर्डर के हर्माइट पॉलिनोमियल और उससे एक ऑर्डर ऊपर या दो ऑर्डर ऊपर या एक ऑर्डर नीचे, दो ऑर्डर नीचे HN, HN+1, HN+2, HN-1, HN-2, इनके बीच बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। तो उन रिलेशंस को हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन, ओके। इसी तरह से एक आता है जनरेटिंग फंक्शन। स्पेशल फंक्शंस के साथ आप एक जनरेटिंग फंक्शन एस्टिमेट करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन का आइडिया ऐसा है, उस जनरेटिंग फंक्शन को आप सीरीज फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो आपके सारे के सारे ऑर्डर के हर्माइट पॉलिनोमियल्स वहाँ कंटेन्ड होते हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशन। जैसे हर्माइट पॉलिनोमियल के मैंने सीधे यहाँ पे कोट कर रखी है, अगर nth ऑर्डर का हर्माइट पॉलिनोमियल है और mth ऑर्डर का हर्माइट पॉलिनोमियल है और उसके साथ हम e⁻⁻x² का फैक्टर मल्टीप्लाई करके -∞ से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें तो ये आंसर, इनफैक्ट मैंने यहाँ एक टर्म मिस कर दिया, इस वैल्यू को तो अभी आप भूल जाओ, डेल्टा mn मतलब m और n सेम होंगे तो ये इंटीग्रल सर्वाइव करेगा, अदरवाइज 0। और जब सर्वाइव करेगा तब उसकी वैल्यू 1 ना होके इतनी होती है। बट इसको हम हर्माइट पॉलिनोमियल की ऑर्थोनॉर्मलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। n और m वेव फंक्शन में भी तो हम ऑर्थोनॉर्मलिटी प्रॉपर्टी इसी तरह की चीज़ को कहते हैं, साई n स्टार साई m। यहाँ पे स्टार का कोई सेंस नहीं है। स्टार का कोई सेंस क्यों नहीं है? क्योंकि हर्माइट पॉलिनोमियल्स रियल होते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्टर हम एक्स्ट्रा लेते हैं इसको हम यहाँ पे वेट फैक्टर कहते हैं। जब हम हर्माइट पॉलिनोमियल्स स्टडी करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में तो वहाँ पे ये फैक्टर हमारा वेट फैक्टर की तरह आता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये वेट फैक्टर क्यों ज़रूरी था, क्यों मैथमेटिक्स में ये होना ही चाहिए था, उसको हम अपने क्वांटम के डिस्कशन से थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं। बट ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशंस भी आते हैं हमारे हर्माइट पॉलिनोमियल्स के, ओके। इनफैक्ट वो रिलेशंस की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम अभी अपने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे, ओके। तो अच्छा, अब हम अपना पूरा वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारा nth लेवल का जो वेव फंक्शन है उसमें fn और e⁻⁻² e⁻⁻² के रोल है। इन्फिनिटी पे जाके f तो ग्रो करने की कोशिश करेगा, पर यही फंक्शन है, यही वाला पार्ट है जो एक्चुअली हमारे वेव फंक्शन को इन्फिनिटी पे जाके 0 बनाएगा। एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग फैक्टर आप इसे कह सकते हैं, ये उसको डैम्प कर रहा है, ओके। तो fn हमने निकाला, ये अपार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट, ये हर्माइट पॉलिनोमियल ही होने वाला है nth ऑर्डर का। तो सॉल्यूशन को मैंने ऐसे लाके छोड़ दिया है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की मैंने वैल्यू भी यहाँ पे नहीं लिखी है। इनफैक्ट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस लाइन और इस लाइन में छुपी हुई है। यहाँ से आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट होगा, ओके। 1 में या सीधे न्यूमरेटर में, यू कैन चेक। बट ये हैं हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर के आइगन फंक्शंस। और एनर्जी वैल्यू हमने ऊपर भी निकाली थी, बट मैंने यहाँ पे फिर से कोट की है, En = n+12 ℏ/ω, ओके। अगेन यहाँ पे बिहेवियर देखें, एनर्जी का बिहेवियर। एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है n = 0 रख के मिलेगी, और n = 0 रख के भी वो एनर्जी बन रही है 12 ℏ/ω। ग्राउंड स्टेट में भी हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर हो तो उसके पास 12 ℏ/ω एनर्जी रहती है। 0 एनर्जी नहीं है, 12 ℏ/ω। दिस इज अगेन 0 पॉइंट एनर्जी। पोटेंशियल वैल्यू में मैंने इसे डिस्कस किया था डिटेल में। 0 पॉइंट एनर्जी का ओरिजिन है, आप उसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हैं। अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में भी मिनिमम एनर्जी 0 हो तो इसका मतलब मोमेंटम 0 है। मोमेंटम 0 होने का मतलब मोमेंटम की अनसर्टेनिटी 0 है, और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी 0 होगी तो वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। तो इसलिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक कैरी करता है ये सिस्टम, लोएस्ट 12 ℏ/ω से कम एनर्जी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की नहीं हो सकती है, ओके। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे वो करना भूल गया, ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है किसी भी लेवल का, ये केवल h एक कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है। इन अ सेंस आपने कौन सा हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, आपने एक बार अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर डिसाइड कर दिया 12 m ω² वाला,
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये एनर्जी उसके मास पे भी डिपेंड नहीं कर रही है, ये केवल उसकी क्लासिकल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं उस पर डिपेंड कर रही है, किसी भी लेवल की एनर्जी। ओके, अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे है, ये एनर्जी लेवल्स के बीच का सेपरेशन कितना है। पोटेंशियल वेल में जो वेल्स एनर्जी स्टेट्स के बीच का सेपरेशन था वो इक्विडिस्टेंट नहीं था। एक एनर्जी लेवल 1 स्क्वायर एप्सिलॉन पे था, दूसरा 2 स्क्वायर एप्सिलॉन, 3 स्क्वायर एप्सिलॉन, तो जो गैप था वो लगातार बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ आप इन सब्सिक्वेंट एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप देखिए, 3/2 माइनस हाफ 1, 5/2 माइनस 3/2 1 1, ये हर एक एनर्जी लेवल अपने पीछे वाले से, लोअर वाले से एच क्रॉस ओमेगा ऊपर है। सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल हमारा हाफ एच क्रॉस ओमेगा पे है, जीरो से केवल हाफ एच क्रॉस ओमेगा ऊपर, और अगला वाला उससे एच क्रॉस ओमेगा ऊपर, और अगला उससे फिर एच क्रॉस ओमेगा ऊपर, और अगला वाला फिर एच क्रॉस ओमेगा, एच क्रॉस ओमेगा। तो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या हैं, इक्विडिस्टेंट हैं। उसको आप जनरल केस में भी निकाल सकते हैं। आप n+1th लेवल की एनर्जी निकालो और उसमें से इस nth वाली की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको सिंपली एच क्रॉस ओमेगा मिलेगा। मतलब द लेवल्स आर स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड। ओके, और गैप कितना है, एच क्रॉस ओमेगा। इनफैक्ट यहीं से मैं हल्का आपको, जो मैंने फर्स्ट इससे पहले वाला जो इसका लेक्चर था हार्मोनिक ऑसिलेटर का, मैंने कहा था हम कई बार बात करते हैं कि करंटली हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पैराडाइम के अंतर्गत वर्क कर रहे हैं या शायद फंसे हुए भी हैं उसमें। पैराडाइम का मतलब होता है प्रारूप, एक नमूना। हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में जब जाते हैं तो हम हर सिस्टम को हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बट उसका रीज़न कुछ हद तक मैं आपको इस तरह से कह सकता हूँ, क्वांटम फील्ड थ्योरी में हर पार्टिकल जो है वो किसी फील्ड का क्वांटा होता है। क्वांटा का मतलब, जैसे फोटोन के केस में समझना सबसे आसान है, पूरी तरह से कंसिस्टेंट नहीं होगा ये एग्जांपल, बट माना आपके पास एक फोटोन है तो आप कहेंगे आपके पास एक क्वांटा है। एक दूसरा फोटोन बिल्कुल सेम है, सारी प्रॉपर्टीज उसकी पहले जैसी हैं, तो आप ये कहते हैं कि हमारे पास इस समय 2 क्वांटा अवेलेबल हैं। ऐसे 3 तो 3 क्वांटा अवेलेबल हैं। अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी, एक क्वांटा के लिए एच न्यू या एच क्रॉस ओमेगा, 2 के लिए 2h न्यू, 3 के लिए 3h न्यू। माना एक फोटोन खत्म हो गया इनमें से, तो एनर्जी फिर से 2h न्यू हो जाएगी। एक और बढ़ गया 3h न्यू, एक और बढ़ेगा 4h न्यू। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। हर बार एक नया पार्टिकल उसी टाइप का आ रहा है तो वो h न्यू एनर्जी या एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी के साथ आ रहा है, तो आप इसे इस तरह से रिलेट कर सकते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स के साथ। माना ये जीरो नहीं, ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी है, दिस करस्पॉन्ड्स टू 0 पार्टिकल्स। अब आपके पास एक फोटोन आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो एक फोटोन कितनी एनर्जी इक्विवेलेंस है, एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ भी तो इस लेवल से इस लेवल पे एनर्जी का डिफरेंस एच क्रॉस ओमेगा के बराबर है। और फिर एक और फोटोन आ गया तो सिस्टम की एनर्जी में एच क्रॉस ओमेगा का इंक्रीमेंट और हो गया। तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, कितने क्वांटा आप पे उस पर्टिकुलर वेराइटी के हैं, उस स्पीसीज के हैं, उसको आप रिलेट कर सकते हैं एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल से। ओके, मैं इससे ज़्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट ये चीज़ जब आप ऑपरेटर ट्रीटमेंट करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम का, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर होता है। ओके, बट दिस इज समथिंग दैट इज़ वर्थ रीडिंग इन द फ्यूचर, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे डेफिनेटली पढ़ें। अच्छा, एक और पॉइंट, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायोटोमिक मॉलिक्यूल्स, है ना, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स का जो स्पेक्ट्रा है वो क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं और वाइब्रेशन के कारण उन पे कुछ एनर्जी हो सकती है, तो इसलिए उनका स्पेक्ट्रा उसके कारण भी कंट्रोल होता है, जिसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो हम सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, हम ये ट्रीट करते हैं हमारा जो वो मॉलिक्यूल है, डायोटोमिक मॉलिक्यूल, सो O2 मॉलिक्यूल, वो अपनी बॉन्ड लेंथ उसकी घट और बढ़ रही है, जिसे हम कहते हैं वो ऑसिलेट कर रही है बॉन्ड लेंथ, तो ऑसिलेटिंग सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वहाँ पे हमारा सीधे सीधे ये वाला रिजल्ट यूज़ होता है कि उस समय जो हमारे सिस्टम के एनर्जी लेवल्स होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू ये और ये इक्विडेंट डिस्टेंटली स्पेस। मैं इनको अभी आपको दूसरे फिगर में और क्लियरली दिखाऊंगा, बट एनर्जी लेवल्स हमारे कुछ इस तरीके के हैं। तो वहाँ से हम उस स्पेक्ट्रा की स्टडी कर सकते हैं, बाद में उसको हम स्टडी को और इंप्रूव कर सकते हैं। आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के बजाय एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर सकते हैं, ठीक है, एन हार्मोनिसिटी के फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनकी एनर्जी लेवल्स की कैलकुलेशन भी आप क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी की मदद से कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन एंड और यूजुअली कोर्सेज में हम करते हैं, ओके, एट द MSc लेवल, नॉट एट द BSc लेवल, नॉर्मली एट द MSc लेवल। अच्छा, लेकिन मैं MSc वाले स्टूडेंट के लिए एक पॉइंट कोट करना चाहूँगा। अगर आपके पास 3 डायमेंशन में एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब VXYZ इक्वल टू हाफ M ω1 स्क्वायर x स्क्वायर, ω2 स्क्वायर y स्क्वायर, ω3 स्क्वायर z स्क्वायर। 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हाफ M ω स्क्वायर x स्क्वायर था पोटेंशियल, लेकिन अगर पोटेंशियल इस फॉर्म का हो, x y z 3 कोऑर्डिनेट्स पे इस तरह से डिपेंड करे, तो इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके,
रीज़न फॉर नेमिंग बिल्कुल क्लियर हो रहा है, जैसे 3 इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का सम हो। ओके, और इस प्रॉब्लम को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बहुत आराम से किया जा सकता है। आप इस पोटेंशियल को वहाँ रखिए और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की ट्रिक अप्लाई करना शुरू कीजिए। आपकी जो इक्वेशन है वो 3 इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस में सेपरेट हो जाएगी। तो फिर आपका जो मैं सीधे आपको एनर्जी का आंसर दे रहा हूँ, वहाँ पे जो आपका एनर्जी का आंसर है वो 3 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है। इस तरह से इसे आप एक्स एक्सिस वाले ऑसिलेटर का कंट्रीब्यूशन सोच सकते हैं, प्लस n2 प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा 2 एंड n3 प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा 3। इस समय किसी स्टेट का स्पेसिफिकेशन 3 क्वांटम नंबर से होगा 3 डायमेंशन में, n1 n2 n3 से, लेकिन एनर्जी इस फॉर्म की होगी। और टोटल जो वेव फंक्शन होगा वो भी 3 वन डायमेंशनल वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। समथिंग लाइक अभी हमारा जो सॉल्यूशन निकला है h n xi e टू द पावर माइनस xi स्क्वायर बाई 2 है। तो वहाँ पे सॉल्यूशन में एक h1 xi1 होगा, n1 x एक्सिस के अलॉन्ग का क्वांटम नंबर, और xi1 xi आप ध्यान कीजिए अल्फा टाइम्स x है। ओके, तो अलग अलग एक्सिस के लिए x की जगह y और फिर z आएगा, और अल्फा की वैल्यू भी अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग है। अल्फा में फैक्टर था m ओमेगा अपॉन h क्रॉस, m और h क्रॉस तो ठीक है, पर ओमेगा की वैल्यू तो अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग है, तो ये अल्फा, तो इसीलिए उसके हिसाब से xi आपका अलग अलग के लिए अलग अलग। ये दिस इनटू hn2 फंक्शन ऑफ xi2 e टू द पावर माइनस xi2 स्क्वायर बाई 2 एंड सिमिलरली थर्ड। ये आपका वेव फंक्शन का सॉल्यूशन हो जाता है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स। तो वन डायमेंशन वाली प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर दी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो इसेंशियली आपने 3 डायमेंशन वाली भी सॉल्व कर दी है। और 3 डायमेंशन में लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक और केस होता है। अभी ये जो ऑसिलेटर है इसको हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का मतलब है, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है सेम इन ऑल डायरेक्शंस। एन आइसोट्रोपिक मतलब नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शंस। इसकी एक्स वाई और जेड में जो बिहेवियर है इस ऑसिलेटर का वो अलग अलग है। एक तरफ जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 है, एक तरफ ओमेगा 2, एक तरफ ओमेगा 3। लेकिन इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे ऑसिलेटर की बात करें 3 डायमेंशन में जिसके लिए तीनों बराबर हैं से ओमेगा, तो उस वाले हार्मोनिक ऑसिलेटर के पोटेंशियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप चेक कीजिए, तीनों जगह से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया और बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर। इस तरह का पोटेंशियल जो है ये भी हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लेकिन हम इसे कहते हैं 3 डायमेंशन में आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर। ये जो हमने यहाँ रिजल्ट्स कोट किए हैं ये आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर के भी अप्लाई होंगे, बल्कि यहाँ तो केस और अच्छा हो गया, तीनों ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की जगह सिंपली ओमेगा आ जाएगा। लेकिन जनरल सॉल्यूशन आपका इसी नेचर का रहेगा। ओके, आप तीनों एनर्जी के आंसर को जैसे एक ही ब्रैकेट में कंबाइन कर सकते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस 3/2 टाइम्स h क्रॉस ओमेगा। इस समय 0 पॉइंट एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा हो जाएगी 3 डायमेंशन में आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर के लिए। लेकिन आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर के साथ एक जो प्रॉपर्टी है, इस आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है r थीटा फाई वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हम आगे हाइड्रोजन एटम में करेंगे, बाकी सिस्टम्स तो नहीं करेंगे। बट पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप आर थीटा फाई के टर्म में एक्सप्रेस करने पे आएँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी केवल आर पे डिपेंड कर रही है, थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं कर रही है। इस तरह के पोटेंशियल्स को हम कहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। और इस प्रॉब्लम को हम आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जाके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। तो एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर तो केवल कार्टेशियन में सॉल्व होता है, पर आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर जो है आप उसे कार्टेशियन में भी सॉल्व कर सकते हैं और उसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और देन वी ट्राई टू डू दैट। और फिर स्फेरिकल पोलर के एक आध एडवांटेज होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल बनता है सॉल्यूशन, बट मतलब ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है सॉल्यूशन के लिए। लेकिन वहाँ से डिजनरेसी जो आती है 3 डायमेंशन में, इस ऑसिलेटर में डिजनरेसी आ जाती है, वो डिजनरेसी का फैक्टर निकालना आसान रहता है। तो दीज वर सम पॉइंट्स। अच्छा, कुछ और फीचर्स आप यहाँ देख सकते हैं, और अब मैं एक दूसरी एक शीट भी यहाँ पर लाता हूँ ये। बट पहले ये जो मैंने हाथ से ही प्लॉट किया इसमें देखिए, अगर मैं अलग अलग स्टेट्स के लिए वेव फंक्शंस प्लॉट करूँ रफली, तो ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन का नेचर कुछ ऐसा दिखेगा। अंदर ये ऑसिलेटरी बिहेवियर टाइप का है और एजेस पे जाके डीके हो रहा है, ये वेल की तरह ही कुछ बिहेवियर आप देख रहे होंगे। इस समय डीके के फैक्टर इसके कारण हो रहा है e टू द पावर माइनस xi स्क्वायर बाई 2। आप चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं, xi बढ़ेगा, xi या x बढ़ेगा, ये फैक्टर आपको डीके की तरफ ही ले जाएगा, डीके। लेकिन इसके बाहर, ऑसिलेटर के बाहर फिर भी आपको वेव फंक्शन मिल रहा है। मेरा ऑसिलेटर से बाहर क्या मतलब है? अगेन ये वो चीज़ आ गई, क्लासिकली पोटेंशियल तो यही है, माना मेरे सिस्टम की एनर्जी इतनी है, E इतने के बराबर है, तो मेरा सिस्टम इस समय केवल इस और इस पोजीशन के बीच ऑसिलेट करता है,
वो कभी भी इस पोजीशन से आगे नहीं जा सकता है। क्यों? ये पोटेंशियल का ग्राफ है, वी का ग्राफ है। जब तक आप इस रीजन के अंदर हैं, आपका वी का ग्राफ जो है वो ई वाली लाइन से नीचे ही है, मतलब वी इज लेस देन ई या ई ग्रेटर देन वी। तो उसके कारण क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी में से हटा दो पोटेंशियल एनर्जी। इस रीजन में ई बड़ा है, वी छोटा है, तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी केवल पॉजिटिव हो सकती है, ओके, इट इज़ वेल डिफाइंड। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाते हैं, माना आप सोच रहे हैं मेरा पार्टिकल यहाँ पे भी पहुँच सकता है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो गई। पोटेंशियल एनर्जी अगर टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो जाए तो मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसका मतलब ये पॉइंट पार्टिकल के लिए एक्सेसिबल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉइंट से आगे पार्टिकल नहीं जा सकता है। वन डायमेंशन में आप जानते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल ये गया, इधर गया, एक्सट्रीम तक पहुंचा, वेलोसिटी जीरो हुई, फिर वापस लौटा, वेलोसिटी बढ़ी, सेंटर पे आके वेलोसिटी है उसके पास, तो वो उस पॉइंट को जंप करके इधर को बढ़ता है और फिर रेस्टोरिंग फोर्स लगता है एंड दिस, तो ये ऑसिलेटरी मोशन तो करता है, लेकिन वो इन पॉइंट से आगे कभी नहीं जाता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी। हाँ, आप उसमें ज़्यादा एनर्जी पंप कर दें और ज़्यादा एनर्जी दे दें तो उसके मोशन की रेंज बढ़ सकती है, बट वो उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए जो ये पॉइंट्स हैं, इनको क्रॉस करके नहीं जा सकता है आगे। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स। क्लासिकली इन पॉइंट से आगे नहीं जाएगा, इन पॉइंट से उसे लौट के वापस आना पड़ेगा। आप सिंपल पेंडुलम सोच सकते हैं, एक पॉइंट से ऑसिलेट करना शुरू किया, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है और एंड पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गई, तो अब उसे वापस लौटना पड़ता है। तो वो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट है, वो लास्ट वाला पॉइंट, इस एज पे भी और इस एज पे भी, तो वही है हमारे क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से क्लासिकल टर्निंग पॉइंट से बाहर तो पार्टिकल के एग्जिस्टेंस का कोई चांस नहीं है, वहाँ कभी नहीं हो पाया जाएगा वो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जीरो। लेकिन क्वांटम केस में मेरे हाथ वाले ग्राफ्स आप देखिए पहले, वेव फंक्शन थोड़ा सी से मतलब वो आपको अप्रोप्रिएटली प्लॉट करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत रैपिडली डिके कर रहा है, लेकिन वेव फंक्शन क्लासिकल टर्निंग पॉइंट से बाहर भी है हर स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए भी, इसके लिए भी, और अलग अलग स्टेट्स के वेव फंक्शन आप देखेंगे, बाकी आप बुक्स में इनको आपको अप्रोप्रिएट डायग्राम मिल जाएंगे। इवन ऑड, इनसाइड द वेल सॉल्यूशन ऑसिलेटरी, आउटसाइड द वेल डिकेइंग। वेल में भी, पोटेंशियल वेल में भी, फाइनाइट इनफाइनाइट में, स्क्वायर वेल में इसी तरह का नेचर मिला था। अंदर के सॉल्यूशन साइन कॉस टाइप के ऑसिलेटरी, और बाहर वाले सॉल्यूशंस डिकेइंग। ऑसिलेटरी का मतलब साइन कॉस नहीं है हमेशा, ऑसिलेटरी मतलब इस तरह का फ्लक्चुएशन। तो यहाँ भी, यहाँ अंदर का सॉल्यूशन बेसिकली हर्माइट पॉलिनोमियल्स उनको कंट्रोल करते हैं, तो अंदर ऑसिलेटरी बिहेवियर आता है, और लेकिन बाहर जाके वो सॉल्यूशन जो डोमिनेट करता है वो ये वाला फैक्टर, वो सॉल्यूशन को डिके करके जीरो कर देता है। तो कुछ जनरल फीचर्स आप इस तरह से देख सकते हैं। वेव फंक्शन लीकेज अगेन देखने को मिल रहा है, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट से बाहर भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इनफैक्ट ये चीज़ बहुत क्लोजली रिलेटेड है टनलिंग फिनोमेना से, ओके। और टनलिंग फिनोमेना एक जगह जहाँ यूज़ होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, आपने टेम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वैरायटी होती है टेम, तो वो टी स्टैंड्स फॉर एक्चुअली टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो कुछ इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और ये मैंने कुछ प्रिंट्स लिए थे सीधे इंटरनेट से। पहले इस वाले ग्राफ को देखें, ये पैराबोलिक ग्राफ पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल के अंदर ये एनर्जी लेवल्स हैं E0, E1, E2। E0 का सेपरेशन ग्राउंड स्टेट से, नॉट ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट तो ये खुद E0 है, h क्रॉस ओमेगा बाई 2। इतनी एनर्जी तो ग्राउंड स्टेट में भी रहेगी, सबसे कम एनर्जी। और उसके बाद अगला जो एनर्जी लेवल है, हर एक एनर्जी लेवल इक्वी डिस्टेंट है, h क्रॉस ओमेगा एंड सो ऑन, एनर्जी का प्लॉट। और इसी में ये जो प्लॉट्स हैं थोड़ा डल दिख रहे होंगे, बट दीज आर द प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स। ग्राउंड स्टेट के लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी का ग्राफ देखें, वो कुछ इस प्रकार का है, समथिंग लाइक दिस। ये प्रोबेबिलिटी सेंटर पे मैक्सिमम है, सेंटर से दूर जाते हुए कम होने लगती है, लेकिन क्लासिकल टर्निंग पॉइंट से बाहर भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। इस स्टेट के लिए क्लासिकल टर्निंग पॉइंट ये होगा, ये एनर्जी का लेवल है, ये पोटेंशियल के ग्राफ को इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं, जो भी वैल्यू होगी x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू से +2, तो ये हमारे क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स हैं। पर क्वांटम मैकेनिकल आंसर ये बता रहा है इससे बाहर भी प्रोबेबिलिटी है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, वेरी स्मॉल बट नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, वेव फंक्शन लीकेज। ऐसा ही आप इससे ऊपर वाली स्टेट में जाएं, अब नेक्स्ट स्टेट में सेंटर पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, स्क्वायर वेल पोटेंशियल में भी यही फीचर मिला था, और फिर ये, लेकिन अगेन टर्निंग पॉइंट से बाहर फाइनाइट स्मॉल प्रोबेबिलिटी है, टर्निंग पॉइंट से बाहर फाइनाइट स्मॉल प्रोबेबिलिटी है, एंड दिस कंटिन्यूज फॉर दी अदर लेवल्स एज वेल। तो ये, लेकिन यहाँ पे अगेन हम करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल एट वर्क देख सकते हैं। अगर मैं ग्राउंड स्टेट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये देखूँ,
और मैं इसे ज़्यादा स्क्वीज़ करके बनाऊँ तो ये जो मैंने रेड उससे मार्क किया स्केच पेन से, ये क्वांटम प्रोबेबिलिटी का जो हमें आंसर मिला वो इस प्रकार से है कि हाँ पोटेंशियल वेल के लिए क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ये है। ये जो रीजन है, जो खड़ी लाइनें हैं, इस समय ये हमारा क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, रेड वाली लाइन क्वांटम का आंसर प्रोबेबिलिटी का, ब्लैक वाला जो कर्व है वो क्लासिकल का मैं प्रोबेबिलिटी का मैं एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्लासिकल केस का मोशन हमने पूरी तरह सॉल्व किया रहता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और वेलोसिटी वगैरह। लेकिन मैं आपको उसको सीधे क्वालिटेटिवली आर्ग्यू करता हूँ। अगर कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम में कोई चीज़ होती है, स्प्रिंग या पेंडुलम, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सेंटर के करीब। और जब वो एंड पॉइंट्स पे पहुंचता है तो वो बहुत स्लो हो चुका होता है, वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर रहा है। तो एंड पॉइंट्स पे रफली आप अगर मेरा हाथ फॉलो कर पा रहे हैं, सेंटर पे वो फास्ट है और इधर जाते जाते एंड पॉइंट पे जाते हैं स्लो, और फिर वापस भी स्लो लौटता है और सेंटर पे आते थे फास्ट। तो अगर आप इसके मोशन को इस तरह से सोचें, ये अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ व्यतीत करता है? जहाँ वो स्लो है। जहाँ स्लो है वहाँ ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है, मतलब वहाँ उसके पाए जाने का चांस ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप क्लासिकली देखें वो इस प्रकार का है, एंड पॉइंट पे ज़्यादा, सेंटर पे आके प्रोबेबिलिटी कम है, और फिर एंड पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़्यादा। किसी भी उसके लिए, किसी भी एनर्जी वैल्यू के लिए ऐसा होल्ड करेगा। ओके। और ये शेडेड रीजन है, ये है जिस क्लासिकल मोशन जिस रेंज में अलाउड है, ये वो मोशन है। क्वांटम मोशन जो है इस रीजन से बाहर भी पाया जा सकता है, इस रीजन से बाहर भी पाया जा सकता है। तो आप ग्राउंड स्टेट के लिए देखिए, ये ग्राफ और ये ग्राफ तो एक सेंस में बिल्कुल उल्टे हैं। क्वांटम प्रोबेबिलिटी तो एक गॉसियन पीक टाइप की है, सेंटर पे ज़्यादा और एंड पॉइंट्स पे कम, और टर्निंग पॉइंट से बाहर भी प्रोबेबिलिटी है। और क्लासिकल आंसर जो है उसमें तो एंड पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और सेंटर पे प्रोबेबिलिटी जीरो है, जीरो नहीं मिनिमम, नॉट जीरो, वहाँ पे मिनिमम होगी बट ये। लेकिन अगर आप हायर स्टेट्स पे जाएं, n इक्वल टू 1 स्टेट्स के लिए, फिर इन बिहेवियर को देखें, अब की बार वेव फंक्शन में 2 पीक आ जाते हैं। मैंने रफली यहाँ पे प्लॉट किया था, ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों पीक्स पॉजिटिव साइड में चली जाएंगी, तो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ समथिंग लाइक दिस। लेकिन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का बिहेवियर अभी भी वैसी है, एंड पॉइंट पे ज़्यादा और बीच में कम कम कम। n इक्वल टू 3 के लिए अभी ये रेड कर्व और ब्लैक कर्व मैच नहीं कर रहा है, क्वांटम और क्लासिकल का आंसर मैच नहीं कर रहा है। 2 के लिए भी n इक्वल टू 1 के लिए भी नहीं मैच कर रहा है, 2 के लिए भी ज़्यादा मैच नहीं कर रहा है। लेकिन मैं सीधे आपको n इक्वल टू 10 का रिजल्ट दिखाऊं, n इक्वल टू 10 के लिए जो आपको वेव फंक्शन मिला है इस समय, हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ 10th ऑर्डर उसमें आएगा, उसको आप प्लॉट करें तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीक्स होती हैं। ओके, इनफैक्ट उसमें आपको कुल मिला के 11 पीक्स होंगी, आप चेक कर सकते हैं ये। लेकिन अब जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है क्वांटम वाला, ये रेड कर्व यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर कम है, फिर बीच में भी वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पर लगभग उसकी वैल्यू बीच की रेंज में सब जगह कांस्टेंट है, और फिर से एंड पॉइंट पे वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। और ये ब्लैक वाला कर्व, तो अब क्या आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कर्व लगभग इस रेड कर्व को फॉलो कर रहा है। फ्लक्चुएशंस हैं उसके अराउंड, पर आप ऐसे सोचिए ये जो रेड कर्व है ये इस ब्लैक कर्व के साथ ही चिपका हुआ है, उसी के अगल बगल थोड़ा वाइब्रेशन जैसा लग रहा है उसका, मुझे इसे वाइब्रेशन नहीं कहना चाहिए, बट क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और क्वांटम प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट मैच होता हुआ लग रहा है फॉर क्वांटम नंबर n इक्वल टू 10। अगर आप और हायर स्टेट में जाएंगे, n इक्वल टू 20, 50, 100, तो ये एग्रीमेंट और अच्छा होता जाएगा। तो इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स द आंसर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स रिड्यूस टू दोज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, बल्कि मैंने उल्टा बोल दिया, द आंसर्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स रिड्यूस टू दोज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ओके, वेरी रफली, तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू end this lecture. Thank you everybody.